हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का सेट नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स डेट जो कि आपका मार्च में होने वाला, एग्ज़ाम डेट एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं 50 क्वेश्चंस का, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और ख़ुद से आप एनालाइज करिए कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, और आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि राजा नरसिंह देव ने रथ के आकार में सूर्य देवता को समर्पित कौन सा मंदिर बनवाया था? राजा नरसिंह देव, तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा एक्चुअली ये बनाया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। और कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये आपका पुरी के पास, उड़ीसा में पुरी के पास स्थित है। इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलाइए। एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया, तो कौन सा मिलान किसके साथ होगा ये आप मैच करिए। जैसे अगर हड़प्पा स्थल कालीबंगा की बात करें तो हम जानते हैं ये राजस्थान में पड़ता है, तो फर्स्ट का 2 के साथ कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर भी है, और ऑप्शन बी में भी है। B4 भी मिल गया, B4 भी मिल गया, यानी बचा सी मिला लेते हैं। तो सी रंगपुर और बनावली। बनावली की बात करें तो सभी को पता है कि ये आपका हरियाणा में पड़ता है, यानी डी का फर्स्ट देख सकते हैं। डी का फर्स्ट करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, रंगपुर जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है। तो कुल मिलाकर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? देखिए, गुलाम वंश को हम लोग शमसी वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शमसी वंश। और ऐसा करने वाले जो शासक थे वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के संबंध में कुछ जानकारी है जो कि जान लीजिए। जैसे इन्हें हम लोग दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं, इल्तुतमिश को। साथ ही साथ इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश खुद एक गुलाम था। एक्चुअली गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो मतलब ये इसके शासक जो थे, मतलब कि इसका राजा जो था, जैसे कि आपका हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था। किसका? तो मोहम्मद गौरी का। इसलिए कहा जाता है कि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को। ठीक है, गुलामों के गुलाम के नाम से जानते हैं। पहला ये तुर्क शासक हुआ, तुर्क सुल्तान हुआ, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। तो ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका जो शासनकाल रहा 1210 से लेकर के 1236 तक था, क्योंकि 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर के मृत्यु हो गई थी, सभी को पता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इन्होंने यानी इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया था। इक्ता प्रथा, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था इसको पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन इस कार्य को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने ही। और साथ ही साथ तुर्कान चहलगाने, जो कि 40 सरदारों का संगठन हुआ करता था, उसका स्टार्ट किया गया था इसी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, तुर्कान चहलगानी। तो कुल मिलाकर इतनी सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? जो काकोरी कांड है, अब इसे काकोरी एक्शन नाम दे दिया गया। तो ये जो घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 की घटना है। ठीक है, 1925, ये डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925। इसमें शामिल नहीं थे, ये आपको बताना है। तो सूर्यसेन इसके अंतर्गत नहीं थे। सूर्यसेन का संबंध चटगांव शस्त्रागार से है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह जो है, इन तीनों यहाँ में संबंध रखते थे। इसमें जो मास्टरमाइंड माना जाता है वो रामप्रसाद बिस्मिल को ही माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि रामप्रसाद बिस्मिल, पूछा था कि किसको फांसी नहीं हुई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि सचिंद्र बख्शी और सचिंद्र नाथ सन्याल को पोर्ट ब्लेयर के सिल्वर जेल में भेज दिया गया था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो कुछ नाम आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाकी जो थे इनको पोर्ट ब्लेयर के सिल्वर जेल में डाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 5 कि किन राज्यों को सामूहिक रूप से भारत की कपास की टोकरी कहा जाता है? भारत की कपास की टोकरी के रूप में किसे जानते हैं?
अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत की कपास की टोकरी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख अगर हम बात करें कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में मिलता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। चालकोलिथिक युग या फिर इसको हम लोग ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन बी हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस युग तक तांबे की खोज की जा चुकी थी। समुद्री बंदरगाहों तथा उनके संबंध राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, एक तरफ मिलान किया गया, हमें यहाँ पे देखना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ये तो सही है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है, गलत है। कांडला पोर्ट गुजरात में पड़ता है, ये सही है। ज्वारीय बंदरगाह हो जाता है, यानी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, बी बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं, ठीक है, वेदरिंग। अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? तो एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो कि चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 सही है। दूसरी 56 से 61, ये भी सही। तीसरी 61 से 66, ये भी सही। लेकिन इसके बाद 3 अवकाश लगा था, यानी वार्षिक योजना 66 से 69 तक, और चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक आता है, यानी ये हमारा होगा चौथा। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, इसलिए डी करेक्ट होगा, ठीक है, डी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया? समानता का अधिकार, तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार आता है, तो 13 तो इसमें आएगा नहीं, यानी 14, 15, 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बलबन, ठीक है, बलबन। बलबन भी शमसी वंश या फिर गुलाम वंश कह सकते हैं, उसी का शासक था। और इसने 1266, ठीक है, 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। एक्चुअली इसका बलबन का वास्तविक जो नाम था वो बहाउद्दीन बलबन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहाउद्दीन बलबन। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन, ठीक है, बहाउद्दीन बलबन। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर गियासुद्दीन बलबन के नाम से ही बैठा था, ठीक है। इसने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था सिरी, ठीक है, सिरी का नगर इसने स्थापित कराया था। सिरी नामक नया नगर इसने स्थापित कराया था। सिजदा और पैबोस की प्रथा को इसने स्टार्ट किया, सिजदा और पैबोस प्रथा को स्टार्ट किया। पारसी त्यौहार नौरोज को इसने स्टार्ट किया। साथ ही साथ अपने विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। तुर्कान चिहलगानी जिसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, 40 सरदारों का गठन हुआ करता था, तुर्कान चिहलगानी इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया, इसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 6 रह गया है, और संपत्ति के अधिकार को इसके सूची से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखें। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में, आंत में, ऑप्शन ए। अच्छा, आंत में होने वाले जो रोग हैं, आंत को प्रभावित करने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से, थोड़ा आप कमेंट करके बताइए। संविधान का भाग जो कि 9 का फर्स्ट किससे संबंधित है? 9 का फर्स्ट का संबंध किससे हो जाता है? नगर पालिकाओं से, नगर पालिकाओं से। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि नगर पालिकाओं को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए? आप ये कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? भारत के
8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनन, धातु कर्म, संचालन और दवाइयाँ इसके अंतर्गत नहीं आता है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आता है, सीमेंट, इस्पात और बिजली आता है, कोयला, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद आता है। चलो मैं आप लोगों को 8 वो उद्योग बताता हूँ कि भारत के 8 मुख्य उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और बिजली उत्पाद है। यही 8 भारत के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का सही योग सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से करिए, बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सॉरी, सही सुमेलित है बताना, नहीं यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, सही सुमेलित है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, संतरा में क्या होता है? संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, ये गलत। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल होता है, ये भी गलत। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी आपका गलत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज़ाद दस्ता बिहार की किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो समर्थन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, लेकिन प्रस्ताव अगर किसने रखा था तो वो जेएलएन के द्वारा था। ठीक है, शुरू किया गया था इसको, मतलब स्टार्ट तो ऐसे 8 अगस्त 1942 को किया, लेकिन इसको प्रारंभ जो माना जाता है वो 9 अगस्त को माना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रावधान है वो कनाडा से नहीं लिया गया? कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। ध्यान दीजिएगा कि कनाडा के संविधान से इसमें नहीं लिया गया, वो है आपका ऑप्शन डी। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है ये आपका हो जाता है कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। कुछ लोग इसको अब दक्षिण अफ्रीका टिक कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया था कि सदस्यों का जो नामांकन होता है वो कहाँ से? आयरलैंड से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को निम्नलिखित में से किन शब्दों से निरूपित किया गया था? अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को निम्न शब्दों से निरूपित किया गया था। देखिए, दहसाला बंदोबस्त तो था ही, बरताई भी हुआ करता था और नाशक भी था, यानी तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों के तीनों पॉइंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ी पर स्थित? कौन सा जो स्थल है चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास पहाड़ियों पर स्थित है? तो दाओजली हैंडिंग जो है, दाओजली हैंडिंग ये चीन और म्यांमार के रास्ते में पड़ता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसका? स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसका? तो लोहा और क्रोमियम का, लोहा और क्रोमियम का, ऑप्शन डी। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन ए। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ई हिस्टोलिटिका। ई हिस्टोलिटिका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ मामला ऑप्शन डी होगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताइए कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी जो निकलता है वो ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, पश्चिमी घाट भी कह सकते हैं, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, ऑप्शन सी। और ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होते हुए बहता है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरता है ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी से निकलता है। और साथ ही साथ इसे एक और नाम से भी जानते हैं, दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होने वाली कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। इसकी उपनदियाँ या फिर इसको सहायक नदी की बात करें तो हरंगी, हेमावती, नोइल, अमरावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, काबिनी,
हेमावती, ये सब इसके जो कि प्रमुख सहायक नदियों में माने जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य लवण के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? समाप्त कर दिया तो 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और इसमें किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि मेटूर बांध अवस्थित है। मेटूर बांध जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो ध्यान देखिए, मेटूर बांध कावेरी नदी पर 1934 में बना था और ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। दोनों क्वेश्चंस पूछा था कि मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया, किस राज्य में? तो कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। भारत में लाल क्रांति के जनक किसको माना जाता है? भारत में लाल क्रांति का जनक लाल विशाल, लाल विशाल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, टमाटर और मांस से जुड़ा हुआ है लाल क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही है। तो तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि क्या सही होगा। पहला पॉइंट है कि कार्बनिक यौगिकों के लिए इथेनॉल एक अच्छा विलायक है, बिल्कुल सही। इथेनॉल का क्वथनांक और गलनांक पानी से कम होता है, ये भी सही है। और लास्ट पॉइंट कि इथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका कर दें। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैलिस्टोगैमी कहते हैं, कैलिस्टोगैमी, ऑप्शन ए, कैलिस्टोगैमी। बीज विकसित होता है किसके द्वारा? तो बीज जो है वो विकसित होता है बीजांड से, ऑप्शन बी, बीजांड से। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि लीनियस ने द्विनामकरण का विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी किस पुस्तक में? तो स्पीसीज प्लांटेरम में, स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो मेल नहीं खाता, सही मेल नहीं खाता, सही मेल नहीं खाता वो हमें देखना है। जैसे तो पहला पॉइंट है कि फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश, ये गलत है क्योंकि फूलों घाटी चामोली जो है, चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, पहला पॉइंट गलत। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये सही है। डांडिली नेशनल पार्क कर्नाटक, ये सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़, ये सही है। तो गलत कौन सा था? केवल और केवल एक, मिला नहीं खाता। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बी। मौलिक कर्तव्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ध्यान दीजिए, मौलिक कर्तव्य नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये भी सही है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये गलत है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, उसमें से ये नहीं आता है। ठीक है, अगला, वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? अटल पेंशन योजना स्टार्ट किया गया था 2015 में। ठीक है, 2015 में, और इसमें कितने वर्ष आते हैं? तो 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती है। यानी जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती है उसे हम लोग मुद्रास्फीति जनित मंदी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए। दोनों को मिला दीजिए। निम्नलिखित में से किसमें एक पशु के साथ साथ पौधे दोनों की विशेषता होती है? एक पशु के साथ साथ पौधे की भी विशेषता इसमें पाया जाता है, तो युगलिना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, युगलिना। नेक्स्ट देखिए, गर्म जल के झरने निम्नलिखित में से किस से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? गर्म जल के झरने निम्नलिखित में से किस से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा, सिंपल सा, भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी। उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें धान की 3 फसलें औस,
अमन और बोरो उगाई जाती है। तो देखिए अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। बोरो यानी बोडो जनजाति, तो वो आपका कहाँ मिलता है, असम के अंतर्गत। तो इस तरह से भी समझ कर याद रख सकते हैं। औस, अमन और बोरो ये तीनों जो धान की फसलें हैं असम में उगाई जाती हैं। शिवाजी कैबिनेट के अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहते थे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस पे बात करें तो पेशवा अगर होते थे जो पीएम को कहते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे उनको कहते थे। सरी ए नौबत जो होते थे वो सैन्य प्रमुख होते थे, यानी सैन्य जो प्रधान होते थे उनको सरी ए नौबत कहते थे। सुमंत विदेश मंत्री, सुमंत जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे, और आमत्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। चिटनीस एक आता था, चिटनीस, चिटनीस पत्रकार विभाग होते थे। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और तीनों सदस्य जो कि ये लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। और प्राक्कलन समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में शिष्ट का अर्थ क्या था? शिष्ट, तो विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट का अर्थ होता था, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, भूमिकर। शिष्ट भूमिकर होता था। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? तो अक्षय मुकुल, अक्षय मुकुल ऑप्शन ई बनेगा। 10 दिसंबर 2023 को विश्व मानवाधिकार दिवस किस थीम पर मनाया गया? देखिए यहाँ से एक प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष दिसंबर में जो मनाया गया इसका थीम क्या था? तो फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। निम्न में से किस उपन्यास के लिए आयरिश लेखक पॉल लिंच को 2023 का बुकर प्राइज़ मिला है? तो यहाँ से दो प्रश्न आपके बनेगा कि 2023 का बुकर प्राइज़ किसको मिला। पहला प्रश्न जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा पॉल लिंच, पॉल लिंच को। पॉल लिंच का संबंध किस देश से है? तो ये आयरिश लेखक यानी आयरलैंड के संबंध रखते हैं, ठीक है। किस पुस्तक के लिए या फिर किस उपन्यास के लिए इनको दिया गया? तो प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग, प्रॉफिट वाला नहीं, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग होता है वो, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह की रोजाना अपडेट्स के लिए। किसी भी तरह का पेड कोर्स चाहिए, किसी भी तरह का PDF चाहिए तो आप हमारे पेड कोर्स पे जाते हैं, मतलब एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। पेड कोर्स आप वहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे, बहुत ही कम कीमत पर आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और पेड कोर्स के सेक्शन में या फिर ई-बुक के सेक्शन में जाकर के अपनी पसंद की जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।